हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइजेंक की पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हम आइजेंक के जो उसमें डिवीजन किए पर्सनालिटी के, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ये सारी चीजों को हम देखेंगे और उन्होंने ट्रेट को किस तरह से डिवाइड किया है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने कैटल का देख चुके हैं हम लोग। आइजेंक एक जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पर्सनालिटी की थ्योरी दिया जिसमें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जो नर्वस सिस्टम मनुष्यों का होता है, व्यक्तियों का होता है, जो उनकी एबिलिटी को प्रभावित करता है, लर्न करने की एबिलिटी और किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करने की जो एबिलिटी होती है, मतलब सीखने की जो योग्यता होती है और किसी भी माहौल में एडजस्ट करने या किसी भी माहौल में अपने माहौल को समाहित करने या अडॉप्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि व्यक्तित्व मोर और लेस स्टेबल होता है, पर्सनैलिटी जो होता है वो अधिकतर स्टेबल होता है और वो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर, उसके स्वभाव, टेम्परामेंट, उसकी बुद्धि और उसके शरीर, जो कि ये सारी चीजें, ये मनुष्य की ये सारी चीजें मिलकर उसे अपने वातावरण में एडजस्ट करने में मदद करती हैं या उसकी एडजस्टमेंट जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में होता है, उसको वो डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो इस डेफिनेशन जो है, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, ये आइजेंक का दिया हुआ डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल। जो है पर्सनालिटी जो है व्यक्ति को यह ज्यादा स्टेबल ही होता है और ये क्या करता है कि व्यक्ति का जो कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट और फिजिक को अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है या निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है। तो इस डेफिनेशन में आइजेंक ने क्या सिग्निफाई किया है? पहला, कॉग्निटिव बिहेवियर या विल। फिजिक मेंट बॉडीली कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि आइजेंक ने अपने पर्सनालिटी की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर पर जोर दिया है, तो सिग्निफाई किया, उसका महत्व बताया है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर क्या होता है? क्रियात्मक बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका डिस्पोजिशन, या आप किस तरह से किसी चीज को देखकर रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई बहुत लोग होते हैं जो कॉकरोच को देख के चिल्ला पड़ते हैं, कुछ स्पाइडर को देख के चिल्ला पड़ते हैं, तो ये आपका बिहेवियर जो होता है, जो हाउ यू रिएक्ट, दैट इज नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियर। और फिजिक मतलब होता है बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, शारीरिक बनावट, और न्यूरो एंडोक्राइन एंडोमेंट्स, और आपका जो सिक्रेशन होता है बॉडी का, वो किस तरह का आपका हर व्यक्ति का जो न्यूरो एंडोक्राइन एंडाउमेंट होता है वो अलग अलग होता है। और फिर टेम्परामेंट, आपका किस तरह का टेम्परामेंट है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके इमोशनल बिहेवियर को निर्धारित करती हैं, वो आपके इमोशंस के साथ डील करती हैं, जो कि इमोशन पर आधारित होता है। और इंटेलेक्ट जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर। तो कितने तरह का बिहेवियर का बात उन्होंने किया? पहला कॉग्निटिव बिहेवियर, जिसमें कि आपका एटीट्यूड या किसी भी चीज का जो आप देख के आपका रिएक्शन होता है, या किस तरह से आप कोई चीज को देखकर, जैसे कॉकरोच को देखकर कुछ लोग चिल्ला पड़ते, कुछ लोग नहीं चिल्लाते हैं, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर है। उनका दूसरा हुआ अफेक्टिव बिहेवियर, जो कि आपके इमोशंस और आपके टेम्परामेंट को शो करता है। तीसरा क्या है? इंटेलेक्ट, जो कि आपके ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव बिहेवियर को बताता है। तो इन तीनों चीजों को उन्होंने अपने परिभाषा में लिया है। अब 1949 आइजेंक ने क्या मॉडस्ले के साथ लंदन में काम किया। उनका काम क्या था वहाँ कि इनिशियल हर पेशेंट का असेसमेंट करना, शुरुआती असेसमेंट करना कि उनका बिफोर देयर मेंटल डिसऑर्डर वाज डायग्नोज्ड बाय साइकियाट्रिस्ट। कोई भी साइकियाट्रिस्ट जब उनके मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करे, उसके पहले आइजेंक का काम क्या था कि उनका हर पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करना। उसके बाद इस पोजीशन पे उन्होंने एक क्वेश्चंस का बैटरी, एक टेस्ट बनाया, क्वेश्चनायर बनाया, जिसमें उन्होंने बिहेवियर के बारे में एक क्वेश्चनायर बनाया और उसको उन्होंने कहाँ अप्लाई किया? 700 सोल्जर्स पे अप्लाई किया, जो कि उस समय
क्या था कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका न्यूरोटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पाया कि सोल्जर्स जो कि उनका आंसर जो भी था 700 सोल्जर्स पर उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किया और पाया कि हर का जो आंसर है वो नेचुरली एक दूसरे से रिलेटेड था, विदाउट एनी इंटेंशन, वो नेचुरल था, इंटेंशनल नहीं था वो। तो उन्होंने सजेस्ट क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं जो कि सोल्जर के आंसर से दिख रहे हैं। तो ये जो ट्रेट्स जो दिख रहा था, जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने उसे फर्स्ट ऑर्डर पर्सनालिटी ट्रेट्स बताया। पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसमें क्या था कि बहुत सारे सोल्जर्स के पर्सनालिटी लिंक कर रहे थे, उनके आंसर्स जो थे एक दूसरे से मिल रहे थे। ही यूज्ड अ टेक्निक कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। तो उन्होंने एक टेक्निक का प्रयोग किया जिसे फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस। यहाँ आपको एग्जाम का नाम देना होगा। दिस टेक्निक क्या किया? reduces the behavior to a number of factors which can be grouped together under separate headings called dimensions। तो उसके बाद उन्होंने उस टेक्निक के जरिए क्या किया कि बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स में बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया, और वो सबको अलग अलग हेडिंग दे दिया, और जिसे उन्होंने डायमेंशंस का नाम दिया। तो वो सारे फैक्टराइज करके उनको एक ग्रुप में करके उसको अलग अलग डायमेंशंस का नाम दिया। तो आइजन की डेफिनेशंस का फीचर्स क्या है उसको हम एक एक करके देखिए। पहला क्या था कि उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी it tries to provide personality with physiological base and gives a balanced consideration to the role of heredity and environment in building the personality। सबसे पहले उन्होंने पर्सनालिटी को फिजियोलॉजिकल, शारीरिक बनावट के साथ जोड़ा, और उन्होंने कहा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो इसलिए व्यक्तित्व के निर्माण में उन्होंने वंशानुक्रम को भी के रोल को भी महत्व दिया और वातावरण के भी महत्व को बतलाया। तो कहा कि इन दोनों के मिलने से उन्होंने पर्सनालिटी का फिजियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड किया। तो उन्होंने कहा कि किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर या जो कंस्ट्रक्शन होता है या पर्सनालिटी होता है, शारीरिक बनावट तो वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, और बाकी जो उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है वो उसके माहौल से, वातावरण से, जिस वातावरण में वो बड़ा होता है उससे प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि इट गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। तीनों एस्पेक्ट को लेकर उन्होंने बताया कि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो तीन चीजों से प्रभावित होता है। तीन तरह का बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। कॉग्निटिव मैंने बताया जो कि क्रियात्मक होता है, जो आपके एटीट्यूड को बताता है, आपके एक्शन रिएक्शंस को बताता है, किस तरह से आप किसी चीज को देखकर आपका क्या डिस्पोजिशन होता है। कॉग्निटिव हुआ कि आपका नॉलेज पार्ट, जिसमें कि आप जैसे सपोज कि आपने स्पाइडर को देखकर खूब तेज चिल्लाया, तो ये चिल्लाना आपका कॉग्निटिव बिहेवियर को बताया। और अगर आप ये कहते हैं कि स्पाइडर्स आर डेंजरस, देन इट इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर को शो करता है। ये आपके ज्ञानात्मक व्यवहार को बताया। और अफेक्टिव बिहेवियर जो है वो इमोशंस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये ब्रेन का वो पार्ट है कॉग्निटिव, जो कि आपका एक्शन को बताता है, क्रियात्मक बिहेवियर को बताता है, एटीट्यूड और डिस्पोजिशन को बताता है। कॉग्निटिव आपके इंटेलिजेंस को बताता है, और अफेक्टिव डील्स विथ योर इमोशंस, आपके भावनाओं से को बताता है। तीसरा उन्होंने बताया कि इट स्ट्रेसेस द नीड ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनालिटी क्या है, वो एकीकरण है और संगठन है किसका, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जितना भी है किसी भी व्यक्ति का या किसी पर्सनालिटी का, तो उसका सबका इंटीग्रेटेड रूप पर्सनालिटी के रूप में दिखता है। ये इट एम्स एट मेकिंग पर्सनालिटी समवट मेजरेबल एंड असेसेबल, थस गिव्स अ साइंटिफिक बेस। उन्होंने बताया ये तीनों के बिहेवियर है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजों का जो असर व्यक्तित्व पर होता है वो व्यक्तित्व को क्या करता है, मेजरेबल भी बनाता है, मतलब मेजर कर सकते हैं, और हम उसके
उसको हम असेस भी कर सकते हैं। तो आइजन की थ्योरी से क्या कहता है कि पीपल, जो लोग हैं, हाई ऑन द ट्रेट ऑफ एक्सट्रोवर्जन आर सोशिएबल एंड आउटगोइंग एंड रेडिली कनेक्ट विथ अदर्स। उनका कहना है कि जो लोग के ट्रेट में एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन का मतलब होता है बहिर्मुखी, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन इसको हम कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति, जो कि लोगों से बहुत खुलकर बातें करता है, खुले दिल का होता है, सबसे मिलता जुलता है, वो सोशल होता है, सोशिएबल होता है, और आउटगोइंग, मिलने जुलने वाले, मतलब इजी गोइंग पर्सन होते हैं, रेडली कनेक्टेड विथ अदर्स। वेयर एज पीपल हाई ऑन ट्रेट ऑफ इंट्रोवर्जन, जो इंट्रोवर्जन हुआ वो क्या होता है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी सोच में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग कवि होते हैं, कलाकार होते हैं। तो इनका ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और इनका बिहेवियर एकाकी वाला बिहेवियर, एकाकीपन का बिहेवियर होता है, और उन लोगों से इनका कम इंटरेक्शन होता है। ये आइजेंक ने बताया कि बिहेवियर मतलब दो तरह का पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। उसके बाद इन न्यूरोटिसिज्म, तीसरा उन्होंने, इसको हम लोग आगे और डील करेंगे, न्यूरोटिसिज्म तीसरा उन्होंने बताया, जिसमें कि स्टेबिलिटी डायमेंशन। यहाँ पर कहते हैं कि जो लोगों में न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है वो चिंतित होते हैं। उनका मतलब न्यूरो मतलब वो नर्व से रिलेटेड, तो वो ज्यादा चिंतित टाइप के व्यक्ति होते हैं, और दे टेंड टू हैव एन ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उनके नर्वस सिस्टम मतलब ओवर एक्टिव का क्या मतलब है, किसी चीज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और इवन विथ लो स्ट्रेस में भी वो परेशान हो जाते हैं, और उनके देयर बॉडीज एंड इमोशनल स्टेट टेंड टू गो इनटू फ्लाइट और फाइट रिएक्शन। तो इससे थोड़ी सी परेशानी से भी वो परेशान हो जाते हैं। फ्लाइट टू फाइट मतलब या तो हट जाते हैं, या तो फिर वो फाइट कर मतलब उस चीज को फाइट कर दूर करना चाहते हैं। इन कंट्रास्ट पीपल high on stability tend to need more stimulation to activate their flight and fight reaction। जिनका न्यूरोटिसिज्म मतलब स्टेबिलिटी जिनमें होती है, पहला तो न्यूरोटिसिज्म है जिसमें कि तुरंत उनको छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं, और उसको वो तुरंत क्लियर करना चाहते हैं, या तो फिर फाइट करना चाहते हैं, इसके लिए लड़ाई करने लगते हैं। और दूसरा जो स्टेबिलिटी वाले होते हैं, वो क्या होता है कि बहुत उनको टाइम मतलब वो आराम से रहते हैं, तुरंत फ्लाइट और फाइट वाले रिएक्शन पे नहीं आते हैं, और वो इमोशनली स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चिंतित टाइप के होते हैं, तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी वाले स्टेबल होते हैं। इंट्रोवर्जन वाले जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, एकाकीपन पसंद करते हैं, और अपने सॉलिटरी बिहेवियर में रहना चाहते हैं। बहिर्मुखी जो सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, मिलना जुलना पसंद करते हैं। और साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन डायमेंशन में ये सारे डायमेंशंस हैं। उन्होंने बताया था ना कि 700 सोल्जर्स के बिहेवियर को जब देखा तो बहुत सारा रिएक्शन उनको लिंक लगा, तो उसको उन्होंने फैक्टर्स में डालकर उसको फिर अलग अलग डायमेंशन में बता दिया। तो पहला डायमेंशन था उनका एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, दूसरा था न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी, अब तीसरा है साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन डायमेंशन। इसमें क्या है कि जो लोग साइकोटिसिज्म में ज्यादा जिनका लेवल हाई होता है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं, कोल्ड होते हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, और एंटी सोशल होते हैं। ये मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं, और हॉस्टाइल होते हैं, तुरंत किसी चीज के लिए मतलब रिएक्ट कर जाते हैं। और जो लोग दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो सोशलाइजेशन में हाई होते हैं, ऑफन रेफर्ड एज सुपर ईगो कंट्रोल। ये क्या करते हैं कि इनका हाई इम्पल्स कंट्रोल, इनका ये मतलब इनका बिहेवियर इम्पल्सिव नहीं होता है, सडन रिएक्ट नहीं करते हैं, और वो साइकोटिसिज्म वाले सडन रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो इम्पल्सिव होते हैं। इनका अपने इम्पल्स पर कंट्रोल होता है, अपने क्रोध पर कंट्रोल होता है। वो अल्ट्रुइस्टिक होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे की जगह खुद को रख के सोचते हैं, कोऑपरेटिव सहयोगी होते हैं, और परंपरागत होते हैं। तो ये हो गया अलग अलग डायमेंशंस जो कि आइजेंक ने बताया।
मेन उनके थ्योरी का यही डायमेंशन है जिसको देखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे चलकर थोड़ा बढ़ा के देखेंगे। तो आइजन का कहना है कि 4 लेवल का बिहेवियर होता है। जो हमने देखा कि लोवेस्ट लेवल में क्या होता है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दे ग्रो आउट ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल एक्ट। मतलब क्या होता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल में कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है जो लोवेस्ट लेवल पे होता है। मतलब किसी खास अवसर पर वो रिस्पॉन्स दिखता है, हमेशा नहीं दिखता है। जैसे किसी सिंगल एक्ट का, जैसे ब्लशिंग, कोई किसी को बड़ाई किया या कुछ अच्छा कोई प्रेज कर दिया तो कुछ लोग ब्लश करते हैं। तो ये है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये हमेशा नहीं होता है। ये किसी लोवेस्ट लेवल में स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू एनी सिंगल एक्ट, किसी एक्ट का वो रिस्पॉन्स होता है। दूसरा होता है हैबिचुअल रिस्पॉन्स, जो कि सेकेंड लेवल का होता है। ये लोवेस्ट लेवल हुआ, उससे ऊपर लेवल हुआ सेकेंड लेवल में, ये है habitual response and comprises similar response to individual to similar situation। ये रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि किसी की आदत होती है वो किसी से जाकर आगे बढ़कर दोस्ती नहीं करेगा, या फिर वो कोई भी नए आदमी को देखकर हेजिटेट करेगा बात करने में। तो ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स है, जो कि हमेशा ऐसा सिचुएशन जब भी होगा, नए लोग होंगे तो उसके साथ ये रिस्पॉन्स वो हमेशा करेगा। तो इसे हम हैबिचुअल रिस्पॉन्स कहते हैं। और लोएस्ट लेवल पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, जो कि किसी खास एक्ट पे होता है। और दूसरा है हैबिचुअल रिस्पॉन्स, जो कि हर सिमिलर सिचुएशन में हर समय वो रिस्पॉन्स दिखेगा। तीसरा लेवल पर उन्होंने बताया कि इस तीसरा लेवल का जो होता है हैबिचुअल एक्ट्स जो है वो ट्रेट में बदल जाता है। ट्रेट में बदल जाता है मतलब कि सिमिलरिटीज आर सेड टू बिलोंग वन ग्रुप ऑफ कॉल्ड ट्रेट्स। कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में आता है, जैसे शाइनेस का ग्रुप कर दीजिए। वो किसी भी अभी नीचे की पिक्चर में देखेंगे उसमें शाइनेस, सब्जेक्टिविटी, रिजिडिटी, इस तरह के बहुत सारे रिस्पॉन्स है। तो कुछ शाइनेस में क्या होगा, शाइनेस में आगे बढ़कर काम नहीं करना, किसी बात का जवाब नहीं देना, क्लास में अगर क्लास में आगे बढ़ना तक बोलना नहीं, जब तक पूछा ना जाए तब तक कुछ न कहना। तो इस तरह का जितना भी ये रिस्पॉन्स होता है इसको हम एक शाइनेस के कैटेगरी में जाते हैं। तो ये ट्रेट जो होता है वो किसी व्यक्ति का ट्रेट बन गया, वो शाई है। ये मतलब 3-4 एक्शन में इस तरह के होते हैं जिसको मिला के उसको वो शाई बना देता है और उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषता बन जाती है कि वो ये शाइनेस है। रिजिडिटी में किसी की बात नहीं मानना, केवल अपना करना, किसी की नहीं सुनना और कोई नियम नहीं मानना, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। या फिर किसी चीज में झुकना नहीं, तो ये ट्रेट आ जाता है रिजिडिटी के अंदर। तो इसी तरह से कुछ मतलब ऐसे ट्रेट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं जिनके जो सिमिलर होते हैं, जिसमें सिमिलरिटीज होती है, वो एक सिमिलरिटीज की वजह से वो एक ट्रेट ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेट उनका एक बन जाता है, जैसे शाइनेस जिसमें बहुत सारे चीज हमने बताया। फिर एक हो गया रिजिडिटी कि किसी चीज में झुकेंगे नहीं, किसी चीज में एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ये रिजिडिटी वाला ट्रेट ग्रुप हो जाता है। चौथा लेवल क्या है, जिसमें कि ट्रेट को एक जनरल टाइप में बना देना, जैसे कि ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड ट्रेट्स, जो कि बहुत सारा ट्रेट होता है जो सिमिलर होता है, जो एक ही ग्रुप का होता है। तो उसको हम जैसे परसिस्टेंस, रिजिडिटी, ये सब का ग्रुप बना दिए। और इंट्रोवर्जन, तो ये इतने सारा ट्रेट को मिलाकर जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम इंट्रोवर्जन का नाम दे देते हैं। तो इसे फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये एस के मंगल की बुक से मैंने लिया है, इसमें इंट्रोवर्जन को उन्होंने डिफाइन किया है। तो सबसे लोअर लेवल पर इंट्रोवर्जन में क्या होगा, हम लोग ने देखा तो क्या था, वो था शाइनेस। शाइनेस में क्या था, किसी खास स्पेसिफिक में था, ये ब्लश करना है ना, किसी एक्ट पे ब्लश करना, तो ये हो गया स्पेसिफिक। हैबिचुअल में क्या हो गया, हैबिचुअल में हमने दिया कि हैबिचुअल में किसी तरह का बिहेवियर जो होता है जो कि हर सिचुएशन में वही होता है। तो हेजिटेशन इसमें मैं लिखूं, इसमें आ गया ब्लश करता है जब किसी बड़ाई किया जाए किसी चीज पर। यहाँ हुआ कि हेजिटेशन इन मेकिंग
फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप विथ स्ट्रेंजर्स। ये दूसरा लेवल हो गया। पहला लेवल हुआ कि किसी स्पेसिफिक एक्ट में होता है ना, स्पेसिफिक एक्ट। और इसमें क्या है कि सिमिलर सिचुएशन में हमेशा इसी तरह का वो बिहेवियर होता है, तो ये ट्रेट हो गया। फिर तीसरा हुआ कि परसिस्टेंस, रिजिडिटी, सब्जेक्टिविटी, शाइनेस, इरिटेबिलिटी। तो ये कई घटनाओं में हम देखते हैं, परसिस्टेंस भी दिखता है, रिजिडिटी, सब्जेक्टिविटी, शाइनेस, इरिटेबिलिटी। तो मतलब एक घटना से इरिटेबिलिटी नहीं होता है, किसी को कोई काम कहा गया हर समय वो इरिटेट हो जाता है, अच्छे मूड में हो, खराब मूड में हो, कोई काम कहा नहीं गया कि वो इरिटेट होता है, तो ये इरिटेबिलिटी कहलाता है। ये ट्रेट का सब सारा ट्रेट में आ गया, परसिस्टेंस, रिजिडिटी, सब्जेक्टिविटी, शाइनेस, ये सब मिलकर कौन सा ट्रेट बनता है, तो ये इंट्रोवर्सन का ट्रेट, अंतर्मुखी बन जाता है। ये ट्रेट अंतर्मुखी ट्रेट कहलाता है। अंतर्मुखी ट्रेट का क्या मतलब हुआ कि वो किसी से मिलना जुलना, किसी को हेल्प करना नहीं करे, तो वो रिसीडर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है, वो अंतर्मुखी है, वो सॉलिटरी रहना चाहता है, इसलिए उसका नेचर ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरह से तो आइजेंक का क्या कहना है, बस एक उदाहरण देकर उन्होंने बता दिया कि कैसे अंतर्मुखी के लिए क्या क्या ट्रेट को हम डिसाइड करते हैं। तो हैंस आइजेंक जो कि पर्सनालिटी थियोरिस्ट थे, उन्होंने टेम्परामेंट पर जोर दिया, जो कि टेम्परामेंट क्या होता है, इनेट होता है और जेनेटिकली होता है। बहुत सारा चीज हमारा ये उन्होंने इनेट और जेनेटिकली बेस्ड टेम्परामेंट को, या जो डिफरेंस जीन की वजह से, वंशानुक्रम की वजह से होता है, उस पर जोर दिया। ठीक है, टेम्परामेंट वंशानुक्रम से प्रभावित। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इज लार्जली गवर्न बाय बायोलॉजी एंड ही व्यूड पीपल एज हैविंग टू स्पेसिफिक पर्सनालिटी डायमेंशन। दो डायमेंशन है, एक एक्सट्रोवर्सन, एक इंट्रोवर्सन। और दूसरा बताया उन्होंने न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। इसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कोलैबोरेट किया और सिविल के साथ तो उन्होंने तीसरा डायमेंशन लाया, जिसको साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन कहा गया। तो ये तीन तरह का उन्होंने डायमेंशन दिया, जिसमें कि सारे तरह के पर्सनैलिटी को उन्होंने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं अलग अलग से एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्ट्स या एक्सट्रावर्ट्स नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट्स। सुधार में एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बहिर्मुखी प्रकृति के, वो सामाजिक होते हैं और क्रेव एक्साइटमेंट एंड चेंज, उनको बदलाव पसंद होता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए वो बदलाव चाहते हैं, चेंज होता रहे कि उनका मन लगता है। वो केयर फ्री होते हैं, आशावादी होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, किसी भी चीज को करने में तत्पर होते हैं। दे आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क, वो रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें थ्रिल चाहिए, जीवन में थ्रिल चाहिए, उत्तेजना चाहिए, तो एडवेंचरस भी होते हैं। तो आइजेनिक का कहना है कि ये दैट दिस इज बिकॉज दे इनहेरिट अंडर अराउज्ड नर्वस सिस्टम। उनका जो है ना अराउज्ड नर्वस सिस्टम जो उन्होंने इनहेरिट किया है, मतलब वंशानुक्रम से मिला है। सो सीक स्टिमुलेशन टू रेस्टोर द लेवल ऑफ ऑप्टिमम स्टिमुलेशन। तो इसीलिए उन्हें एडवेंचर, थ्रिल, ये सारी चीजें पसंद आती है, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी में उन्होंने यही इनहेरिट किया है। इंट्रोवर्ट्स क्या होता है कि वो अकेले रिजर्व होते हैं, शांत होते हैं और ऑलरेडी ओवर अराउज्ड एंड शंट सेंसेशन, उनके सेंसेशन शंट होते, रोके होते सिर पे, और स्टिमुलेशन में बहुत ज्यादा उत्तेजना नहीं होती, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, वो रिजर्व टाइप के होते हैं, अपने एक्शन को प्लान करते हैं और अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करते हैं, उसको जाहिर नहीं करते हैं, देखते हैं। वो टेंड टू बी सीरियस, वो सीरियस दिखते हैं या दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वासी होते हैं और रिलायबल तो होते हैं, लेकिन पेसिमिस्टिक भी होते हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी होते हैं। अब न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी, मतलब कि एक तो बहुत चिंता वाला, एक स्टेबल। तो जो न्यूरोटिसिज्म जिसका लेवल होता है, पर्सन का लेवल, वो कैसे किससे डिटरमाइन होता है,
तो उसकी रिएक्टिविटी ऑफ देयर सिंपैथेटिक, उनके नर्वस सिस्टम की रिएक्टिविटी को देखकर पता चलता है। जो स्टेबल पर्सन होता है उसका नर्वस सिस्टम लेस रिएक्टिव होता है, और जो न्यूरोटिसिज्म वाला पर्सनालिटी होता है उसका नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, जो स्टेबल पर्सन है वो हर सिचुएशन में, स्ट्रेस वाला सिचुएशन में भी लेस रिएक्टिव होता है, काम होता है और लेवल हेडेड होता है, शांत मन से सब चीज सोचता है। लेकिन न्यूरोटिसिज्म जिनका हाई होता है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और ओवर रिएक्टिव होते हैं, और उसके बाद वो बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, डर जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और उनको काम डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार अगर वो अपसेट हो जाते हैं तो न्यूरोटिसिज्म वाले जो होते हैं उनको फिर काम डाउन करना मुश्किल होता है। न्यूरोटिक इंडिविजुअल जो भी होते हैं दैट वो उनका जो होता है वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, ठीक है। तो ये जो है ना, न्यूरोटिसिज्म और स्टेबल में क्या होता है, एक चिंता करने वाला होता है, एक स्टेबल होता है। तो इससे मतलब दो तरह की पर्सनालिटी हमने देख लिया। हमने देखा और इसमें का जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे को लिखना चाह रही थी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ये बहुत जल्दी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है। ये क्या है, ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये नर्वस सिस्टम है जो कि मसल को क्या करता है, मसल को और ग्लैंड्स को तुरंत फ्लूइड ऐसा सप्लाई करता है, दैट सप्लाई स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड, जो कि इंटरनल ऑर्गन के सिस्टम को प्रभावित करता है। ये कंट्रोल सिस्टम है जो कि जिस पर ये इनवॉलंटरी होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और इनका जो ये सिस्टम है ये तुरंत स्ट्रेस को पैदा करता है, ठीक है। अगला है साइकोटिसिज्म एंड नॉर्मलिटी। आइजेंक ने 1966 में तीसरी थ्योरी अपनी पत्नी के साथ मिलकर डाला, काम किया इस पे और डाला। तो उसमें क्या है कि जिस साइकोटिसिज्म जिसमें है वैसे व्यक्ति में एम्पैथी नहीं होती दूसरे के प्रति, वो क्रूएल होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ट्रबलसम, कठिनाई पैदा करने वाले होते हैं, दूसरे को तंग करने वाले होते हैं। ये हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो होता है इनका हाई लेवल का होता है। इसकी वजह से इनका इम्पल्स हाईली इम्पल्सिव होते हैं और इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये साइकोटिसिज्म जिनका हायर लेवल पे होता है वो जो होते हैं वो उनका बिहेवियर नॉर्मल और बैलेंस नहीं होता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन क्या करता है, मैन का जो भी मनुष्य मेल मेंबर है उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट और उसका जो रंग रूप है उसको प्रभावित करता है। और इससे क्या होता है, ये जब लो होता है तो इससे उनको निराशा होती है, और इससे और जब हाई होता है तो इनके बिहेवियर में एग्रेशन आता है, ठीक है। तो इसलिए हायर द लेवल, जितना ज्यादा साइकोटिसिज्म का लेवल होता है उतना उनका बिहेवियर लो होता है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। वो आइजेंक जो थे वो स्पेशली किसमें इंटरेस्टेड थे, वैसे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक में जिनको वो जो अपना पोटेंशियल एक
हाई पोटेंशियल अचीव कर चुके हैं, जो एक एज ए इंडिविजुअल एक व्यक्ति के रूप में हाई रेस्पेक्ट या हाई प्लेस अक्वायर कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइजन, 2 dimensions of neuroticism, stable versus unstable, and introversion and extroversion combine to form a variety of personality characteristics। ये सब मिलकर बहुत सारे पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्माण करते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। तो उन्होंने मतलब 3 इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, स्टेबल, अनस्टेबल, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजों के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस बताए और ये बताया कि बहुत सारे व्यक्तियों में ये सारी क्वालिटीज मैच करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने फैक्टर्स एनालिसिस करके पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस को बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।